धन्यवाद रामदेव जी। सदर संतोष जी पधारे। और मैं एक बात और जोड़ दूं, इसके अलावा हिंदी साहित्य जगत में संतोष चौबे जी ने 10 से अधिक उपन्यास भी लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं। स्वागत है आपका संतोष जी, स्वागत। धन्यवाद रामदेव भारद्वाज जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो सबसे पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं देखता हूं कि इसमें बहुत सारे मेरे मित्र और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नाम भी इसमें दिख रहे हैं। पुष्पिता अवस्थी दिख रही हैं, जय वर्मा इंग्लैंड से दिख रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्हें मैं जानता हूं जो यहाँ पर हैं। और अभी अभी मुकेश खन्ना जी अपना बहुत ही शानदार वक्तव्य दे के गए हैं, तो उनसे कौन परिचित नहीं। जैसा कि भारद्वाज जी ने कहा, पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूं कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया। मैं काम में जिद के साथ लगा रहता हूं, जुनून के साथ लगा रहता हूं, और मुझे लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो मेरे काम में प्रतिबिंबित होते हैं, और इसलिए मैं उससे अपने आप को बनाना चाहते थे, और जिसके लिए हम लोग सतत प्रयास पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से करते रहे हैं। संदीप अवस्थी जी का और भावना जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मेरा परिचय दिया। और शिक्षा नीति पर भी कुछ बातें कही गई होंगी, पहले की जा चुकी होंगी, उसकी प्रमुखताओं के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा बात कौशल विकास पे करना चाहूंगा और कैसे कौशल विकास और भारतीय मूल्य रखा गया है और कैसे उसको हम आगे ले जा सकते हैं, इस पर कुछ बातें मैं आज करूंगा। मैं इसके पहले के सत्र के वक्ताओं को भी सुन चुका हूं और उन्होंने भी वोकेशनल एजुकेशन पर कुछ बातें कही थी, उस पर मेरी कुछ टिप्पणियां होंगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। साधन नहीं मानता है। बीच में ये जो परिवर्तन आया जिसमें हम मनुष्य को संसाधन मानने लगे, मनुष्य को सिर्फ एक रिसोर्स माना जाने लगा, और वो उसके यांत्रिकीकरण की तरफ बढ़ने का एक तरीका भी बना। मनुष्य कोई यंत्र नहीं था, मनुष्य असल में अपने आप में एक पूरा और समग्र मनुष्य था, और अगर उसकी समग्रता जो हमारे भारतीय मूल्यबोध में बैठी हुई है, उस समग्रता पर ध्यान देना था, तो शिक्षा और संस्कृति, मुझे लगता है ये मिलाकर शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय है, और उसमें भी उस पर्सपेक्टिव की वापसी की गई है जिस पर्सपेक्टिव पर हमें टिके रहना चाहिए था। अभी मुकेश खन्ना जी ने बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य में एक तरह से पर्सपेक्टिव की वापसी की बात की। उन्होंने कहा कि किस पर्सपेक्टिव के साथ हमको आगे बढ़ना है, किस परिप्रेक्ष्य में अपना दिशा निर्धारण करना है। मुझे लगता है कि ये एक बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हम मनुष्य की समग्रता की तरफ वापसी करते हैं, अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ वापसी करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी दिशाएं जो हैं वो अपने आप ठीक होती जाएंगी। मैं इस बात के लिए एनईपी की बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस पर्सपेक्टिव की वापसी में अपना एक बड़ा योगदान किया। ये देखना चाहिए कि जब हम भारतीय मूल्यों की बात करते हैं तो वो कौन से भारतीय मूल्य हैं जिनकी हम वापसी चाहते हैं, उन्हें कैसे नई शिक्षण पॉलिसी में जगह दी गई है, और वो कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से हम गुजर के उस पॉलिसी तक पहुंचेंगे। मुझे यहाँ पर 2 लोगों की बड़ी जोर से याद आ रही है। एक तो धर्मपाल की मुझे याद आती है। धर्मपाल ने 2 किताबें भारत के संदर्भ में लिखी।
एक उन्होंने भारत की शिक्षा और साक्षरता पर किताब लिखी है जो बताती है कि मुगलों के आने के पहले तक या मुगलों के समय में भी भारत में साक्षरता की दर लगभग 100% थी। और जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल के माध्यम से चलती थी, जो ग्राम सभाओं के माध्यम से चलती थी, जो अनौपचारिक शिक्षा पद्धति थी, उसमें भारतीयों को शिक्षित करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो एक पारंपरिक परंपरा में वो बताते हैं, और ये ब्रिटिश माध्यमों, ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ के उन्होंने वो किताब लिखी कि भारत में साक्षरता की दर 100% थी, और जब अंग्रेज यहां से गए तो हमारी साक्षरता की दर लगभग 30-35% के आसपास थी। 48% हमारी पहली जनगणना ये बताती है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम 100% तक ले जाएं। आज हमारी दर लगभग 80-82। व्यवस्था ऐसी थी कि सबका समावेश किया जाता था, और कम से कम साक्षर होने तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई व्यक्ति निरक्षर रह जाए। हमारे यहाँ पारंपरिक ग्रंथों के माध्यम से और गुरुकुलों के माध्यम से लगातार पढ़ाई होती थी, और ये उन्होंने डेटा के माध्यम से प्रूव किया है। दूसरी बात जो धर्मपाल कहते हैं, जिसमें कि साइंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया नाम की किताब में कहते हैं, अकबर के समय में भारत लगभग 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, प्रतिशत के बीच में था। और ये कोई भी सामान्य आदमी समझ सकता है कि ये तब तक संभव नहीं होता जब तक कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए नहीं होते। हम तो पहले से ही विज्ञान और तकनीक में इतना काम कर रहे होंगे कि हमारी उत्पादकता बहुत ऊंची रही होगी, और 25-30% के आसपास हमारी जीडीपी में, वैश्विक जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग इतना था। और आप देखिए कि जब अंग्रेज जाते हैं उस समय हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घट के 2.4% रह जाता है, 2.4% रह जाता है। तो जिस शिक्षा व्यवस्था की हम तारीफ करते हैं, जिस मैकाले की आपने बहुत आलोचना की, उन्होंने अंततः शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया। उन्होंने हमारे कौशलों को नष्ट करने का काम किया। उन्होंने हमारे टेक्सटाइल का कौशल हो, जहाज रानी का कौशल हो, हमारे मेटलर्जी का कौशल हो। आप सोचिए कि जब भारत शुरू में, मतलब ईसा के आसपास या ईसा के लगभग 300-400 वर्षों के भीतर साउथ ईस्ट एशिया में अगर जाता होगा तो नौकाएं तो रही होंगी ना, जहाज रहे होंगे ना, और हम जहाज रानी में आगे रहे होंगे ना। तो हमारे ये जो नौकायन था, हमारी जहाज रानी थी, हमारा टेक्सटाइल था, हमारी मेटलर्जी थी, हमारा गणित था, इन सारी विज्ञानों और तकनीकी का क्या हुआ? एक तरह से हम एक ऐसी सुप्तावस्था में चले गए जहां पर कि हमको दोबारा जगाने की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मुझे लगता है कि ये दोबारा जगाने का काम अब करती है। ये दोबारा, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि हम वैश्विक ज्ञान के प्रति अपनी आंख बंद कर लेंगे, कहीं नहीं कहा। आधार जो होगा वो भारतीय ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था होगी, और जिसके बारे में हम अपने बहुत सचेत रूप से इसको अप्रोच करेंगे। ये बार बार कहा जाता है, कई बार कहा जाता है कि जो भारत का ज्ञान था वो अंततः अरेबियन कंट्री के माध्यम से यूरोपीय नवजागरण में कंट्रीब्यूट करता है, और यूरोपीय विज्ञान जो है लौट फिर के फिर हमारे पास आता है। तब तक हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपरा अक्षुण्ण रही होगी, लेकिन जब लौट के आता है तो उसका स्वरूप बदला हुआ होता है। वो एक एग्रेसिव विज्ञान के तरीके से आता है, और नवजागरण का जो स्वरूप था, जो कार्टेशियन विश्व बनाया गया, जिसमें सिर्फ विज्ञान पर और वैज्ञानिक स्वरूप पर बात ज्यादा की गई, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ था उसको विस्मृत किया गया। इससे जो असंतुलित समाज बना है, मुझे लगता है कि भारत इस असंतुलित समाज का विरोध करता है। तो ये कुछ एक वैश्विक दृष्टि है जिसको कि हमें पहले देखना पड़ेगा।
ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा भारत में थी उसको लेके कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब नवजागरण के बाद जो विज्ञान हमारे यहाँ आया या यूरोपियन विज्ञान जो हमारे यहाँ आया और बाहर में बहुत सारे देशों में गया, वहां उसकी जो वैश्विक भारतीय परंपरा विलुप्त थी, और जब तक उसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा मुझे नहीं लगता कि हम एक संतुलित समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा समय इस बात पर दे देते हैं। मुझे लगता है कि पहला जो मूल्य है वो ये वैश्विक दृष्टिकोण है। बार बार आजकल वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। मुझे बताइए कि और ऐसा कौन सा रिलीजियस ट्रेंड या ऐसी कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है जो बाकी सब विचारधाराओं का सम्मान करते हुए वसुधा को कुटुंब के रूप में मानती हो या वसुधा को एक परिवार के रूप में मानती हो। यदि ऐसी कोई भी कॉम्पिटिंग विचारधारा है तो आज मुझे उसके बारे में आप बताइए। हमें एक वैश्विक समाज की अगर स्थापना करनी है, जब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो उसका मूल आधार यह है कि हमारी वैश्विक दृष्टिकोण में ही ये शामिल है कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, और इस पूरी वसुधा को जैसे कि प्रकृति को माँ कहा जाता है, वैश्विक दृष्टिकोण में प्रकृति का दोहन किया जाना है। हमारे यहाँ प्रकृति के साथ समन्वय के साथ विकास की बात की जाती है। प्रकृति को माता माना जाता है और उस माता का दोहन नहीं किया जाता, माता के शरण में रहा जाता है। तो ये जो एक वैश्विक दृष्टिकोण है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है जो भारत के विचार श्रृंखला में शामिल है, और यही हमें वैश्विक गुरु बनाएगी। उसमें हमें किसी एग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। समाज इस बात को समझ रहा है कि जो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया गया है, उससे जिस तरह की टेक्नोलॉजी या समाज बना है, वो क्रूर, हिंसक और असंतुलित समाज है। जबकि हम वसुधा को कुटुंब मानेंगे, पृथ्वी को माँ मानेंगे, प्रकृति को माँ मानेंगे, तो जो हम विकास की दृष्टि पकड़ेंगे वो एक तरह से संतुलित समाज का निर्माण करेगी। तो पहला जो हमारा, मैं मूल्यों की बात करता हूं, उसका मतलब है कि जो हमारी वैश्विक दृष्टिकोण है वो हमारा पहला मूल्य है। इसमें ऑब्वियसली समरसता जो है वो उसका मूल गुण है। यहाँ पर अंतर्विरोध या द्वंद्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ समरसता की बात हो रही है। या तमाम समाजों में समरसता की बात हो रही है, या वसुधा के साथ परिवार की बात हो रही है, या प्रकृति के साथ समरसता की बात हो रही है, प्रकृति के साथ समन्वय की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक समरसता का गुण है जो दूसरी मूल्यों की बात करेंगे तो वो है। और तीसरा जो मैं बात कहना चाहता हूं हमारे मूल्यों में शामिल है, समग्रता की बात की जा रही है। अब जब होलिस्टिक डेवलप, ऐसा नहीं है कि मैं हमारे ये जो बात के जो विज्ञान है, जिसमें विशेषकर चिकित्सा विज्ञान है, उसमें आंख के लिए अलग, कान के लिए अलग, हाथ के लिए अलग, हड्डी के लिए अलग, लिवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, लेकिन समग्र मनुष्य की बात सिर्फ योग, हमारी जीवन पद्धति और हमारी जीवन पद्धति से बना हुआ एक समग्र मनुष्य की बात की जाती है। तो ज्ञान को समग्रता में देखना और मनुष्य को समग्रता में देखना, ये हमारा तीसरा मूल्य है जिस पर कि हमें गर्व करना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि ज्यादा सही शैली और तरीका भी है। तो वैश्विक दृष्टिकोण, समरसता और समग्रता, और चौथी और अंतिम बात, इतनी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो रही है, ज्ञान की तलाश, ज्ञान हमारा एकमात्र लक्ष्य, और ज्ञान के माध्यम से अपना विकास। मुझे लगता है कि भारत में ये बात हर समय मानी जाती थी कि हमारा हालांकि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमारा हर समय ज्ञान आधारित समाज की खोज होता था। और ये चौथा जो मूल्य है, ये मुझे लगता है कि इस पूरी नई शिक्षा नीति में अब शामिल है। तो मित्रों, क्योंकि हमको भारतीय मूल्यों के संदर्भ में कौशल विकास की बात करनी थी, तो मैंने ये कुछ बातें शुरू में कही कि हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या है और ये हमारे मूल्य क्या है। अब कौशल विकास के लिए क्या प्रावधान नई शिक्षा नीति करती है, उस पर मैं लगभग 3-4 मिनट में कहना चाहूंगा, और फिर अंत में ये कहूंगा कि कैसे ये हमारे उन मूल्यों का संवर्धन करती है। जी, स्वागत। सबसे पहली बात तो यह है कि कौशल को अलग से या शिक्षा से काट के नहीं देखा जा रहा है।
आपने देखा होगा कि हम स्कूल से ही ये बात कही जा रही है कि स्कूल के स्तर से ही 50% हमारे नागरिक ऐसे होंगे जिनके पास कोई ना कोई कौशल होगा। आज की स्थिति में ये बात अलग है, आज की स्थिति में हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा से काट के कौशल नहीं करना है, शिक्षा के साथ साथ कौशल करना है। ये समग्र दृष्टिकोण की जो मैंने बात की थी, ये स्कूल से ही शुरू होता है और शाला में 6वीं कक्षा से ही कोडिंग की स्किल होगी, बहुत सारे और कौशलों के बारे में बात की जा रही है। ये कौशल स्कूल के साथ साथ चलेंगे और अब जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया है उसमें 9वीं से तो बहुत ही फॉर्मलाइजेशन हो चुका है, तो ये शिक्षा नीति आगे जाकर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से इंटीग्रेट होती है। 9वीं कक्षा में लेवल 1, 10वीं कक्षा में लेवल 2, 11वीं कक्षा में लेवल 4, 12वीं कक्षा में लेवल 5 और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में लेवल 6, 5, 6, 7, 8 ये भी है। और पीएचडी है वो शिक्षा के साथ साथ कौशल के विकास की बात करती है और उस समग्रता के मूल्य की तरफ लौटती है। आप देखिए कितने कंपार्टमेंटलाइजेशन हमारे यहाँ हो गए थे और कौशल को लेके ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी की। मतलब एक इस तरह का एटीट्यूड हो गया था कि जो कौशल प्राप्त करता है यानी जो वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करता है वो एक निम्न दर्जे का शिक्षार्थी है और उसके लिए किसी वर्टिकल इंटीग्रेशन का प्रावधान भी नहीं था कि आप 12वीं में अगर आपने वोकेशनल किया है तो 12वीं के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो ये शिक्षा नीति 12वीं के बाद का प्रावधान प्रदान करती है, नंबर 1। नंबर 2, ये शिक्षा के साथ साथ कौशल को जोड़ के देखती है और 12वीं कक्षा तक लेवल 4 है और उसके बाद में उच्च शिक्षा में भी ये कौशल विकास को साथ साथ जोड़ के देखा गया है। ऐसा नहीं है कि आप बीए हो जाएंगे उसके बाद कहीं बाहर जाकर आपको कौशल प्राप्त करने अलग से जाएंगे। अगर आप बीकॉम करके निकलेंगे तो हो सकता है कि आप पास में टैली का गुण पहले से ही हो, या टैली का कौशल आप पास पहले से ही हो। तो बीकॉम के साथ साथ आप 1 या 2 या 3 कौशल लेके निकलेंगे। बीए के साथ आप भाषा की स्किल, अनुवाद की स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल लेके निकलेंगे और इंजीनियरिंग के साथ में आप शायद मोटर रिपेयर और रेफ्रिजरेशन या ऐसे काम भी सीखेंगे जिससे कि आप एक सगुण व्यक्ति के रूप में बाहर निकलें, निर्गुण व्यक्ति के रूप में बाहर ना निकलें। तो ज्ञान के साथ साथ कौशल को जोड़ना ये हमारी शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा जो काम किया गया है वो उच्च शिक्षा में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये जो हमारे होते थे, अब तो खैर वो 4 वर्ष का कोर्स होने जा रहा है। इनमें प्रत्येक वर्ष में एक स्किल सिखाने के बारे में बात की जा रही है, तो जिसको कहते हैं एम्बेडेड स्किल विद एजुकेशन, मतलब वो उसके भीतर ही छुपी हुई है और जब आप ये पढ़ के निकलते हैं तो आपके साथ साथ एक कौशल भी आप प्राप्त करते हैं। ऐसे लगभग 300 कौशल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, उसकी संख्या लगभग 650 तक पहुंचने वाली है और प्रत्येक लेवल के लिए एक कौशल स्पेसिफाई किया जा रहा है। तो मैं जब बीटेक करके निकलूंगा या मैं एमटेक करके निकलूंगा या मैं बीकॉम पढ़ के निकलूंगा तो मेरे पास में 2-3 कौशल भी होंगे। इस तरह मैं एक समग्र मनुष्य के रूप में निकलूंगा, मैं एक कटे हुए मनुष्य के रूप में नहीं निकलूंगा। तीसरी बात जो कौशल के संदर्भ में है वो ये है कि 50% से अधिक लोगों को कौशल सिखाने की बात है। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स बहुत हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी बहुत हैं। मुझे याद पड़ता है किरण कार्निक जो आईटी के बड़े आदमी होते थे, उन्होंने कहा था कि अगर एक आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के निकल रहा है तो उसको किसी फिनिशिंग स्कूल की क्या जरूरत पड़ती है। ये जो फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट आया या बाकी ऐसा कॉन्सेप्ट आए थे, उसकी क्या जरूरत पड़ती है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही क्यों नहीं फिनिश होता, या वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही क्यों नहीं स्किल सीखता। तो ये डिबेट लंबा करने की बात हो रही है। चौथी बात जो कौशल के संदर्भ में वो ये है कि ये माना गया है कि आप अपनी भाषा में कौशल सबसे अच्छा सीख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के बोझ को हटाया गया है। भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम 8 भारतीय भाषाओं में कंटेंट का निर्माण किया जाए। मतलब जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री है, जो लिखने पढ़ने की सामग्री है, वो
भारतीय भाषाओं में निर्मित की जाए, और 8 सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि 8 भारतीय भाषाओं में कंटेंट निर्माण की बात भी हो रही है, और ये सारा कंटेंट ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जाएगा, लेकिन पर्सपेक्टिव का आधार नहीं छोड़ा जाएगा, और ये 8 भारतीय भाषाओं में कंटेंट निर्माण की बात हो रही है। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक ये संभावना बनाई गई है कि आप जो है वो लिबरल आर्ट्स को या कला माध्यमों को या साहित्य को भी पढ़ सकें। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप एक विषय कला और साहित्य का भी ले सकते हैं, और इस तरह आपकी पर्सनालिटी में अगर ये ट्रेड है कि आप फिल्म में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, अगर आप कोई और काम कर सकते हैं तो आप, और हो सकता है कि आपने कोर्स करेक्शन सेकेंड थर्ड ईयर के बाद करना सोचा हो, तो आप कोर्स बदल भी सकते हैं, आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस का एक ऑप्शन दिया गया है। तो जो संपूर्णता का मूल्य मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको संपूर्ण मनुष्य के रूप में बनने की पूरी संभावना निकलती है, और आप कला और साहित्य इसका भी पूरा आस्वादन अपने पढ़ाई के दौरान। पहले ये होता था कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं शुष्क इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट करते हुए बाहर निकलूंगा, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, मैं हो सकता है कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट हो तो मैं म्यूजिक नहीं सीख सकता। तो विश्वविद्यालयों को मल्टीपर्पज बनाने की बात हो रही है, और उनके माध्यम से कला और साहित्य का भी हमारे पास एक कंपोनेंट रखा गया है। और अंत में इस संदर्भ में अंतिम बात कहना चाहता हूं वो ये है कि ये सारा काम हमारी पारंपरिक भाषाओं को साथ लेते हुए किया जा रहा है। तो एक इंस्टीट्यूट प्राकृत, पाली और संस्कृत का भारत सरकार बना रही है, और मैं पिछले दिनों सच्चिदानंद जोशी जी यहाँ मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने ये बताया कि इतनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ पर हैं, लगभग 3000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके अनुवाद की जरूरत है। और अभी कोई अनुवाद की बात कर रहा था। ये पारंपरिक भाषाओं में ज्ञान छुपा हुआ है, और अगर ये इंस्टीट्यूट बनता है तो पारंपरिक भाषाओं के ज्ञान को कन्वर्ट करने का भी एक बहुत बड़ी संभावना बनती है। ये भी एक बड़ा वोकेशनल कंट्रीब्यूशन होगा। एक अलग सोसाइटी बनाई जा रही है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में काम करेगी, जो वोकेशनल एजुकेशन के इंटीग्रेशन और उसके विकास के बारे में काम करेगी। तो ये ऐसी कुछ प्रावधान मैंने हाईलाइट किए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि कौशल विकास की दृष्टि से किए गए हैं, और वो उन तीनों मूल्यों से जुड़ते हैं जो समग्रता, समरसता और वैश्विक दृष्टिकोण की तरफ ले जाते हैं। मित्रों, एक अंतिम बात और रह गई है जो मैं कह दूं, जो प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से लाई गई है, वो ये है कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या हुआ। हमारे पास में बहुत सारी लोक विद्याएं हैं। मैं पॉटर्स के साथ भी काम करता था, मैं लेदर वर्कर्स के साथ भी काम करता रहा हूं, और ऐसा बहुत सारा पारंपरिक ज्ञान हमारे यहाँ है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता IIM अहमदाबाद में हैं, वो पारंपरिक ज्ञान को लेकर यात्राएं निकालते हैं, और उसमें जो नवाचार है और उस ऐसे 13,000 आइडियाज उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं जो हमारे पारंपरिक ज्ञान में छुपे हुए थे। और सोचिए कि कितनी बड़ी संपदा है। तो मोदी जी कहते हैं कि साहब एक लोक विद्या पर भी काम होगा, और लोक विद्या को सीखने का काम भी हमारे कौशल विकास में शामिल होगा। तो लोक विद्या पर एक अलग से प्रावधान और प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। ये मित्रों कुछ ऐसी बातें थी। मैं अब समय 15-20 मिनट हो गए हैं, मैं एक दो बातें अपने अनुभव से आपको बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें जो व्यवधान आते थे जिनके बारे में मैंने जिक्र किया कि पहले कौशल विकास को लेके कोई इंटीग्रेशन नहीं था, तो अब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नई पॉलिसी में 12वीं के बाद उनको जोड़ने का काम वो उस व्यवधान को दूर करता है। लेकिन अभी कोई कह रहा था कि एटीट्यूड का बड़ा सवाल है, तो हमें अंततः एटीट्यूड पे अटैक करना पड़ेगा, और जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि जो हाथ से काम करता है या जो वोकेशनल काम करता है वो कोई निम्न दर्जे का आदमी है, और जो लिखने पढ़ने का या दूसरे ज्ञान का काम करता है वो, ये एटीट्यूड पर हमको अटैक करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अभी सेपियंस नाम की एक किताब आई है, हम सबने उसको देख ही लिया होगा, मतलब उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, मदन सोनी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है।
वो एक इजरायली लेखक हैं, उनने ये किताब लिखी है। वो ये कहते हैं कि भविष्य में जो आप नौकरी करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप 30 साल तक एक ही नौकरी करते रहेंगे। आपको नौकरियां बदलने और प्रोफेशन बदलने और नई स्किल सीखने का गुण अपने आप में पैदा करना पड़ेगा। हो सकता है कि 5 साल आप एक काम करें और फिर वो स्किल पुरानी पड़ जाए, तो 5 साल बाद आपको दूसरा कौशल अपनाना पड़े। तो जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया होगा और कौशल आपको लगातार बदलने पड़ेंगे, ऐसा वो कहते हैं। ये पॉलिसी इसका प्रावधान करती है। इसके कुछ आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि किताब ये मल्टीपर्पज बना रही है वगैरह, लेकिन मित्रों हमें मल्टीपर्पज होना ही पड़ेगा आगे चलकर। और ये 2, 4, 5 साल 10 साल में आप देखेंगे कि समाज और गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हमें नए नए कौशलों की जरूरत पड़ेगी। और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, अभी ही एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है ना, और उसने कितनी चीजें हमारे सीखने समझने की बदल दी। तो एक बड़ा काम जो ये करती है, बदलाव के लिए आपको तैयार करती है और ये बताती है कि हमको लगातार सतत रूप से अपने आप को सीखना चाहिएगा और शिफ्ट करना पड़ेगा। 5 साल बाद हो सकता है मुझे कोई नया कौशल की जरूरत पड़े, और ये काम भी ये करती है। कृषि पर जोर है और मुझे लगता है कृषि पर वापसी होगी इससे। बहुत सारा नया काम, कल जो पॉलिसी आई है कृषि को लेकर, वो तो एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है और उसमें फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर या वैल्यू एडिशन को लेकर या फूड प्रोसेसिंग को लेकर एक नई चेतना की लहर हमारे देश में है। और मैं ऐसे आईएम अहमदाबाद के लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे आईएम के बच्चों को जानता हूं जो लौट कर कृषि पर आ रहे हैं। तो कृषि पर वापसी वो भी एक तरह का हमारे समाज को सुदृढ़ करने का काम करता है और शोध पर भी काफी जोर है। ज्यादा और वक्त लेना नहीं चाहूंगा। मैं थोड़ा अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूं कि कैसे जब आप अपनी परंपरा से जुड़ते हैं तो कैसे विस्तार होता है और कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं। मित्रों, जब 80 के दशक में और 90 के दशक में कंप्यूटर हमारे यहाँ आया तो ऐसा माना जाता था कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में काम करता है, वो करता भी था, और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही उस तक जाया जा सकता है, जबकि ज्ञान की बहुत सारी संभावनाएं नीचे खुली हुई थी। तो हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये जो पहले से ही काम करते आ रहे थे कि ज्ञान विज्ञान को हिंदी भाषा में, यानी अपनी भारतीय और देशज तरीके से बाहर ले जाना चाहिए। तो हमारी एक किताब जो कंप्यूटर एक परिचय के नाम से 85-86 में 85-86 में कभी आई होगी और जिसने शुरू में ही 1 लाख प्रतियों का रिकॉर्ड अपना बनाया, उससे ऐसा मालूम पड़ा कि ज्ञान विज्ञान की भारी भूख हमारे यहाँ अपनी भारतीय भाषाओं में है। और जी, हिंदी में कंप्यूटर शिक्षण शुरू किया, फिर विद्यालयों से बाहर निकलकर कम्युनिटी के भीतर केंद्र खोले गए। थी कि आप कोई कोट और टाई नहीं पहनेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप भारतीय। लगभग 2000 आते आते हमने 1000 केंद्र भारतीय गांवों में स्थापित किए। और गांवों में जब तक लैपटॉप भी आ गए थे और डेस्कटॉप आने लगे थे तो जरूरी नहीं था कि आपको एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती। आपको सिर्फ एक ऐसा कम्युनिकेशन स्थापित करना था ग्रामीण समाज से जहां पर कि वो अपने आप को आपका पार्ट माने और वो आपको दोस्त मानते थे। जबकि जो बड़े हमारे वेस्टर्नाइज्ड सेंटर्स थे वो एक ड्रेस कोड में काम करते थे, वो एक तरह का पाश्चात्य और अंग्रेजी भाषा में काम करते थे। तो एक बड़ा विस्तार हमने शुरू में इससे किया, आगे चलकर अभी लंबा समय हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स की जो पूरी योजना है, जो 1 लाख पंचायतों में ये केंद्र खुले हैं, वो हमारे मॉडल पर ही खुले हुए केंद्र हैं और इसका विस्तार बड़े पैमाने पर हो सका सिर्फ इसलिए कि ये हिंदी और भारतीय भाषाओं में काम करता है। सिर्फ इसलिए कि ये इस बात पे जोर देता है कि आपको कंटेंट का निर्माण हिंदी में और भारतीय भाषाओं में करना चाहिए। अगर आपको ग्रामीण समाज को समावेशित करना है तो आपको अंग्रेजी बोलते हुए टाई पहनकर और सूट पहनकर गांव में नहीं जाना है, बल्कि आपको उन्हीं के ड्रेस कोड में उन्हीं के साथ बात करते हुए वहां तक जाना है और उनकी समस्याओं को सुलझाना है। वो रोजगार के बारे में निर्देश देता है, वो फसलों के बारे में बताता है, और ये जो अब जो बात किया गया एक देश एक मंडी, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट हमारे मॉडल का भी इसमें जाता है।
इसी से आगे बढ़कर इस नेटवर्क ने ही हमारे सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की है। तो यदि आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जाते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, तो लोग ही ये सुझाव देते हैं कि अब नेटवर्क तो अपना बन गया है, अब सर हमको एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, उच्च शिक्षा की तरफ जाए। और हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना की है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नंबर 1 की श्रेणी पर आते हैं, जैसा कि भारद्वाज जी अभी बता भी रहे थे। और ये विश्वविद्यालय वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय पहले से ही एनईपी की तरह उच्च शिक्षा में स्किल देने का काम भी करते हैं। तो कौशल को जोड़ के रखा गया है, कौशल देने का काम भी करते हैं। और यहीं से अब एक इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से है, जिसका है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसा नहीं है कि आप जब बच्चा पास हो जाएगा और एमबीए कर लेगा उसके बाद उसको उद्यमिता सिखाएंगे। उसको पहले वर्ष से जब हमारे यहाँ आता है तब से उद्यमिता के गुण, उससे बातचीत, उसके पारंपरिक बैकग्राउंड, अगर उसके यहाँ कुछ काम धंधा होता है तो उस पर बातचीत शुरू करते हैं और ये उद्यमिता वहीं से नर्चर करने की कोशिश होती है। अंत में वो स्टार्टअप में कन्वर्ट होती है। स्टार्टअप अगर वो होता है तो फिर हम लोग फंडिंग और बैंकिंग के बारे में भी उससे बात करते हैं। हमारे कुछ स्टार्टअप इस समय ग्लोबल स्टार्टअप की तरह हो गए हैं। एक स्टार्टअप ने अब ब्राजील से टाइप किया है, वो एक ग्लोबल स्टार्टअप की तरह काम कर रहा है, वो नीति आयोग का मेंटर भी बन गया है। और इस तरह बिल्कुल ग्रामीण व्यक्ति था, छोटा व्यक्ति था, और उसने बहुत बड़ा काम इस समय किया है। मित्रों, मेरा समय अब समाप्त हो गया है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको अपने पूरे अनुभव के बारे में बताऊंगा। ये कह दूं कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करते समय हर समय कला और संस्कृति के साथ जुड़े रहे, और हाल में जो विश्व रंग का कार्यक्रम हुआ था वो एक कल्मिनेशन पॉइंट था। हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य संतुलित तभी हो सकता है जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकाशित हो, लेकिन ज्ञान विज्ञान के द्वारा समृद्ध भी हो और कलाएं उसको समृद्धि भी बनाएं। तो ये संतुलित मनुष्य की कल्पना जो एनईपी करती है वो हमारी कार्य पद्धति में शामिल है। आपने सबने बहुत ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। मैं भारद्वाज जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन किया है, और देश विदेश के इतने सारे लोग इससे जुड़े हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे साहब, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और एक संपूर्ण मानव के व्यक्तित्व को निखारने वाला वक्तव्य दिया है। मैं चाहूंगा कि आपको विशेष धन्यवाद कुलपति रामदेव भारद्वाज जी खुद भी दें। रामदेव भारद्वाज जी। मैं चौबे जी को प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद क्या दूंगा, उनका तो आशीष बना रहे, न केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और अन्य संस्थानों पर, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी, क्योंकि उनके अनुभव से बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिया है। उनके जीवन को मैं सार्थक जीवन इसलिए मानूंगा कि उन्होंने अपने स्वयं के व्यक्तित्व में जो खूबियां उस तरीके से अन्य लोगों को भी बनाने का प्रयास किया, और दूसरी और तीसरी जनरेशन की पौध जो चौबे जी की तरह सोचती है, तैयार हो रही है। आप इनके विश्वविद्यालय में जाकर के देखें तो आपको यह नज़ारा स्पष्ट देखने को मिलेगा। चुनिंदा और उच्च कोटि के लोगों का समन्वय, सहयोग और परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण विश्वविद्यालय में मिलता है। एक बात और मुझे उनके संस्थान में और उनको देख करके लगती है कि जीवन मूल्य, उनके जीवन मूल्य कर्म पर आधारित है। किसी के द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकरण पर उतने केंद्रित नहीं है। वे अनुभव मूलक व्यक्तित्व के धनी हैं
वे सिर्फ वैचारिक और सैद्धांतिक विवेचनाओं में उलझने की अपेक्षा प्रत्येक कौशल के अपने मूल्यों का गठन करते हैं और हर कौशल के लिए एक समान मूल्य होगा, इसकी परिकल्पना कभी उनकी नहीं रही। मैं बहुत संक्षेप में इस बात को उल्लेखित करना चाहूंगा कि हमारी भारतीय वांग्मय परंपरा में जैसे प्रत्येक कौशल के अपने मूल्य हैं, उत्पादन के अपने मूल्य हैं, कमाने खाने के अपने मूल्य हैं। हमारे घर में कहा जाता था कुधान्य घर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो संतति बिगड़ जाएगी। ये हमारे परिवार के मूल्य हैं। खेती करते थे तो इंद्र देवता का आह्वान करके और एक विशेष नक्षत्र में बीजों का रोपण किया जाता था। ये खेती के मूल्य थे। वृक्ष लगाते समय और वृक्षों को काटते समय विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धतियों और मूल्यों का सहारा लिया जाता था। फलों को जब हम तोड़ते थे किसी पेड़ पौधे से, तो हम उसकी आराधना करते थे, उससे आज्ञा मांगते थे कि हम भाई तुमसे फल लेना चाहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण में व्याप्त जितने भी वनस्पति और जीव जंतु हैं, उनके अपने मूल्य थे और भारतीय मूल्यों के साथ में हमने उनको साम्य करके दिखाया। यही दृष्टि हमारी औषधि में, और यही दृष्टि हमारी योग में, और यही दृष्टि हमारे दार्शनिक जीवन और चिंतन में रही है। मूल्य से अलग हटकर ना तो भारतीय परंपरा में कभी किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का विकास किया और न जीवन जिया। कहने को कह सकते हैं हम कि जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, जो असुर प्राणी हैं, उनके भी अपने मूल्य होते थे। उदाहरण के लिए सीता हरण के बाद अशोक वाटिका में जब रावण सीता के पास में गया तो एक कुश का सहारा लेकर के सीता ने कहा कि यदि तुम में हिम्मत है तो इसको छलांग करके दिखाओ। ये जो मूल्य थे, ये मूल्य व्यक्ति को तो बनाते ही थे, दूसरे व्यक्ति को भी झकझोर देते थे। एक छोटी सी अदृश्य रेखा जब लक्ष्मण ने खींची तो रावण भयभीत हो गया। उसने कहा नहीं, यह उसके मूल्य थे, युद्ध के भी मूल्य थे, शांति के भी मूल्य थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि चौबे जी ने कहा, विलुप्त होता चला गया। मुगल काल में विध्वंस हुआ और अंग्रेजी काल में, अंग्रेजी हुकूमत और औपनिवेशिक काल में तो हम पूरी तरीके से मूर्छित हो गए। अब समय आया है, सोचा था कि आजादी के तुरंत बाद जीवन मूल्य और वांग्मय मूल्य आधारित भारतीय समाज का सृजन और निर्माण होगा, वह नहीं हो पाया। अब एक नई दृष्टि हमें मिली है। हम उस नई दृष्टि के साथ साथ, और जैसा कि अभी चौबे जी ने बताया कि वैश्विक दृष्टिकोण को रखते हुए, समरसता और समग्रता को ध्यान में रखते हुए, even including artificial intelligence be a part of our education system, इसको ध्यान में रखते हुए हमने जिन नए मूल्यों का सृजन किया है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कौशल विकास, लोक विद्या, लोकाचार, हमारे एटीट्यूड और एटीट्यूड को बदलने की जो दृष्टि हमें नई शिक्षा नीति में मिली है, उसका हम जब तक अनुकरण नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि सरकारें और राजनेता और राजा मूल्य निर्धारित करते हैं, नीति बनाते हैं, लेकिन नीतियों को चरितार्थ करने का काम, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, जनता में उसके प्रति आग्रह पैदा करने का काम, यह मनुष्यों का होता है, शिक्षकों का होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है।
हम अपने आप को मनीषी समझें, कार्यकर्ता समझें, समाज की चेतना का एक अंग समझें, प्राध्यापक समझें, कुछ भी समझें, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये जो संकल्प लिया है मातृभाषा में शिक्षा का, 8 प्रमुख भाषाओं में एक ही प्रकार के पाठ्यक्रमों को अनुदित किया जाएगा और विद्यार्थी तक पहुंचाया जाएगा, यह कोई छोटा मोटा और साधारण काम नहीं है। आप इस बात को इस तरीके से देखें कि जब तक यह कार्य नहीं होगा, हमारी यह नीति सफल नहीं होगी, क्योंकि इस नीति का मूल आधार मातृभाषा है, भारतीय मूल्य हैं, सनातन मूल्य और परंपराएं हैं। इसलिए हमारा आग्रह भी होना चाहिए, हमारी जिद भी होना चाहिए, हमारा दुराग्रह भी होना चाहिए कि हम भाषा को संपुष्ट करें, क्षेत्रीय भाषाओं को संपुष्ट करें, परस्पर क्षेत्रीय भाषाओं के स्कॉलर्स के बीच में आदान प्रदान करें, परस्पर क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वानों के बीच में संगोष्ठियां करें, वेबिनार करें और उनकी कठिनाइयों को, उनकी भावनाओं को समझें और एक नए मार्ग का जो हमको माननीय मोदी जी ने दिखाया है उस पर आगे चल करके एक नए राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में अपनी छोटी सी भूमिका का निर्वाह करें। माननीय चौबे जी ने हमको जो समय दिया, निश्चित तौर पर हमारा विश्वविद्यालय उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। और मुकेश खन्ना जी, जिनसे सहज ही हमारी बात हुई थी, संदीप जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्हीं के माध्यम से मेरा साहस हुआ कि मैं उनसे बात करूं। इतनी तत्परता, इतना वो कि मैं जरूर आऊंगा, आप चिंता मत करो, आप किसी प्रकार की बात मत करो, ये मेरे हृदय को स्पर्श करने वाले विषय हैं, इनमें मैं जीता हूं, इन्हीं में मैं जीवन है और यही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, मैं इस पर आकर के जरूर बोलूंगा। और निश्चित तौर पर उन्होंने जिस भाव से, भावनात्मक तरीके से अपना उद्बोधन दिया, वह हम सभी को सचेत करने वाला है, क्योंकि इतने स्पष्ट तरीके से बोलना आजकल न तो वेबिनार में संभव है, न क्लासरूम में संभव है, न राजनेताओं को समझाना संभव है। वे तो एक उन्मुक्त व्यक्ति हैं मुकेश जी, वो कह सकते हैं, भीष्म हैं, विदुर और भीष्म की नीतियां हम सब जानते हैं, लगता है उनके रग रग में समाहित है। और उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया है कि हम शक्तिमान भव हैं, आयुष्मान भव हैं। निश्चित तौर पर हम उनके प्रति भी विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।